हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। आज है उसका लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग आवेश के मूल गुणधर्मों की बात कर रहे थे कि आवेश के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और आपको ये पता है कि कोविड के कारण हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और आपको ये सारा मतलब कंप्लीट नोट्स वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी स्कूल खोलने का कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का। ठीक है ना। तो अभी यही एक तरीका है, यही एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको इन्हीं की सहायता से, इन्हीं ऑनलाइन क्लास की सहायता से आपको अपने नोट्स बनाने और पढ़ाई करनी। ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे आगे, जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है। और कोविड में घर पे सुरक्षित रहें। तो हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे, आवेश के गुणधर्म। और मैं 2 गुणधर्म बता चुका हूं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय, ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। उससे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ध्यान रखना, क्योंकि आवेश किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है ना। और यह परमाणु के क्या है, मूलभूत कण है। इनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। पर कुछ ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है जहां पर आवेश की उत्पत्ति हो सकती है, वहां आवेश संरक्षित नहीं रहता है, वो हम बात नहीं करेंगे। नॉर्मली आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित। दूसरा, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि किस प्रकार से आवेशों को जोड़ा जाता है या आवेश कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आज हम बात करेंगे आवेशों के संरक्षण के बारे में, ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सॉरी, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु का कुल आवेश सदैव, किसी वस्तु का कुल आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन है ना, उसको आवेश का मूलभूत कण माना गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो वहां वस्तुएं आवेशित होगी। क्योंकि हर वस्तु के पास आवेश होता है, वस्तु क्या होती है, उदासीन होती है। अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी में चले गए तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए वो क्या होगी, ऋणावेशित। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी वस्तु का जो कुल आवेश है वह सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज। इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। तो किसी वस्तु का कुल आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो है ना वह आवेश का मूलभूत कण है, या इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको मूलभूत आवेश माना गया है, फंडामेंटल चार्ज माना गया है। उसको क्या माना गया है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का जो वैल्यू है ना, सॉरी इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। माइनस क्यों, क्योंकि यह कैसा कण है, ऋणावेशित कण है। ध्यान रखना, तो हमेशा ध्यान रखना, किसी वस्तु का जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का सदैव क्या होता है, पूर्ण गुणज। फॉर्मूला ये होता है Q इक्वल्स टू N इंटू T। ध्यान रखना, प्लस माइनस लगा लो भले, ये आपको ध्यान रखना। N क्या होगा, कोई भी पूर्णांक इंटीजर क्या हो सकते हैं, 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी वस्तु पर आवेश होगा ना वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। समझना, इसको समझना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। अगर मान लो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो ये कैसा हो जाएगा, +5e, और ये क्या हो जाएगा, -5e। इसके आवेश कितना होगा, +5e, इस पे कितना होगा, -5e। हमेशा इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते,
तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आधा इलेक्ट्रॉन भेजूं या 1/4 भेजूं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर भी आपको बताता हूं कैसे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैं आपको एक सवाल लेता हूं, ठीक, एक सवाल करते हैं, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक सवाल है मेरा, काफी बार पूछा हुआ है, 2-3 सवाल करवाऊंगा। जैसे एक सवाल है, एक कूलाम आवेश, ऐसा लिखता हूं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। या सवाल क्या पूछेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर -1 कूलाम, 1 कूलाम माइनस ओ उसकी नेचर है, 1 कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। ये नंबर आपको ध्यान भी रखना है, ये बहुत बार पूछते भी हैं। या ऐसे बोलते हैं कि किसी वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दे जिससे वो -1 कूलाम से आवेशित हो, या किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जिससे वो +1 कूलाम से आवेशित हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2-3 तरीके से सवाल को पूछते हैं। हमारे पास सूत्र क्या है, Q = ±NE। प्लस माइनस अब खाली वो नेचर के लिए n × e से कर सकते हैं। ये कितना है 1, n हमको पता नहीं, e की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19, कूलाम लिखने की जरूरत नहीं। तो n कितना आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करें इसको हम लोग। तो अब इसको 19 को ऊपर लाओगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, क्या आएगा 10/16 × 10⁻19। इसका एक इधर लिख लिया, n बराबर क्या हो गया 10 × 10 100/16 × 10 की पावर कितनी हो गया 18। अब डिवाइड करो, 16 कितना होता है 96, पीछे कितना रहा 4, 0 लगाया, पॉइंट आ गया। 16 दूनी 32, पीछे कितना रहा 8, 80, 16 5 80, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है कि इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो कितने आवेश का निर्माण होगा, 1 कूलाम आवेश का क्या होगा निर्माण होगा। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। इसको नोट कर लो, फिर मैं दूसरा सवाल करवाता हूं। नोट कर लो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, काफी बार पूछा हुआ ये, ध्यान रखना। अभी एक और सवाल लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है, उसकी हम बात करते हैं। उसमें 4 ऑप्शन भी आपको दूंगा मैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखो आगे दूसरा सवाल करते हैं, इसको पूरा इरेज कर देता हूं। सवाल क्या है उसको हम देखते हैं बच्चों, ठीक है। सवाल है, यदि एक वस्तु 10⁻12 कूलाम आवेश से आवेशित है, यदि एक वस्तु 10⁻12 कूलाम आवेश से आवेशित हो। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन क्या है बच्चों वो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है उस वस्तु के पास 6.25 × 10⁻6, उस वस्तु के पास 6.25 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है।
दूसरा ऑप्शन, उस वस्तु के पास 6.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। पहला ऑप्शन क्या है, 6.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, उस वस्तु के पास 6.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तीसरा हम बोल सकते हैं, उस वस्तु के पास 6.25 इंटू 10⁻6 प्रोटॉन की अधिकता है। और चौथा ऑप्शन, उस वस्तु के पास 6.25 इंटू 6 प्रोटॉन्स की कमी। ये सवाल है आपका जिसमें 4 ऑप्शन है, बहुत इजी सवाल है। अब यहाँ ऐसे सवाल ही जनरली कॉम्पिटिशन में पूछते हैं। 10 की घात कितना आवेश है बच्चों, -12। अब हमें पता है प्रोटॉन वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी ऐसे मतलब मूव नहीं करता। ध्यान रखना, हमेशा अपना आंसर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे 10 की घात -12 Q इक्वल्स टू, अब ये प्लस है, अब ये क्या है, प्लस है, तो आपका सीधा सा आंसर है, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अपना आंसर तो सीधा ये बन जाएगा। फिर भी कैलकुलेट करके देख लो, Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू ई, 6 कितना है, 10 की घात -12, N E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात -19। N बराबर क्या हो गया, 10 की घात -12 बटा 1.6 इंटू 10 की घात -19। ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19, तो 10 की घात -12 इंटू 10 की घात 19 बटा 1.6। इसको ऐसा लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आएगा, 10 बटा 16 इंटू 10 की घात 7, या इसको लिख लिया 10 इधर आ गया, 100 बटा 16 इंटू 10 की घात 6, क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की घात 6। तो सीधा सिंपल सा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। तो ये आपको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि एक गुलाम में आपको मैंने बताया था 6.25 इंटू 10 की घात 18। यहाँ कितना है, 10 की घात -12 बट्टे में भाग, इसका गुणा कर दो 10 की घात -12 से, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, सीधा गुणा करोगे, अगर आपको नंबर पता है ना, गुणा करोगे सीधा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू ई होता है ना, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। अब हमें पता है कि एक कूलाम आवेश में कितने हैं, 6.25 इंटू 10 की घात +18। तो अपने को किस में पूछा है, हमें 10 की घात -12 कूलाम में पूछा है। इससे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, आंसर क्या आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 6। सीधा आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ये ठीक है ना। एक गुलाम में इतने हैं, 10 की घात -12 गुलाम में इतने होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमेशा प्रोटॉन के रूप में कभी भी इसको नहीं लिखते, इसको हमेशा किसके रूप में लिखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखते हैं। ध्यान रखना, किसके रूप में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखते हैं। ये आपको खास करके बात ध्यान रखनी है कि हमेशा आवेश किसके रूप में होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा सवाल पूछ दें कि आवेश का जो क्वांटा है, मतलब उसका जो क्वांटीकरण हम कर रहे हैं, तो वो सबसे मूलभूत आवेश कौन सा होगा, तो मूलभूत आवेश किसका होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसके आवेश को माना गया है मूलभूत आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूलभूत आवेश माना गया है, ठीक है। तो ये सवाल आप नोट कर लो, भले ऑप्शन भले ही मत लिखो, ये इस तरह से इसको करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने 3 मुख्य गुणों की बात की। सबसे पहले आवेशों का संरक्षण, दूसरा आवेशों की योज्यता, और तीसरा आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। तो ये हो गया आवेश के बारे में। अब हम बात करते हैं आवेशन की विधियां। किसकी बात करते हैं, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग।
कि किस प्रकार से वस्तुएं आवेशित हो सकती है, उसके मेथड क्या है उसको समझते हैं। देखो वस्तुओं कैसे आवेशित होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। देखो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी वस्तु किससे मिलके बनती है, अणु या परमाणु से, और उनके पास क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पर एक परमाणु सदिश क्या होता है, उदासीन। क्यों? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हर वस्तु के पास आवेश है, पर वो क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। उदासीन है, न्यूट्रल है। इसका मतलब हर वस्तु के पास आवेश है परंतु उदासीन है। तो किस प्रकार से उस वस्तु को आवेशित किया जाए, उससे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। अब ये किन किन विधियों से संभव है, तो इसके लिए हम 3 विधियां पढ़ते हैं। कितनी विधियां पढ़ते हैं, 3 विधियां। सबसे पहले घर्षण के द्वारा आवेशन। फर्स्ट मेथड कौन सा है, घर्षण के द्वारा, बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड कौन सा है, घर्षण के द्वारा, या इसको बोलते हैं बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड बहुत आसान है, चालन के द्वारा, कंडक्शन, बाय कंडक्शन। एंड थर्ड मेथड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेरण के द्वारा। बहुत बार सवाल पूछा गया है इस प्रेरण के द्वारा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंडक्शन। ये लास्ट वाला है ना, ये अपने आप में 2000 का नोट समझ के चलो, आजकल बहुत ज्यादा वैल्यू होगी कोविड में पैसों की, तो ये भी अपने हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेरण के द्वारा। तो कितनी विधियां हैं, घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा, कि किस प्रकार से वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, ये मेथड है। इसका एक स्क्रीनशॉट है छोटा सा, फिर हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला मेथड छोटा सा उसको डिस्कस करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। फर्स्ट मेथड घर्षण के द्वारा, बाय फ्रिक्शन। इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सर्दी के दिनों में आप जब वूलन के कपड़े पहनते हो आपको स्पार्किंग, चिंगारी दिखाई देती है। कभी कभी गर्म ऊनी बिस्तर, मतलब बिस्तर में होते हो सर्दी के दिनों में, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हो, आपको वहां पर स्पार्किंग दिखाई देती है। तो वो स्पार्किंग क्या है, वास्तव में वो इलेक्ट्रॉन है। आप कभी प्लग बोर्ड में जब प्लग डालते हो तो कभी आपको बहुत बार लूज होता है चिंगारी, वो स्पार्क वास्तव में क्या होता है, चिंगारी। मतलब क्या हो रहा है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चले जाते हैं। समझना, ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन है। मैंने इनको आपस में रगड़ा, अभी मान लो ये इस तरह से आपस में रगड़ा, रगड़ने से क्या हो गया, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। अब यहाँ कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या हो गई, नेगेटिव, ये क्या हो गई, पॉजिटिव। तो घर्षण के कारण जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं तो यह विधि कौन सी कहलाती है, घर्षण विधि। यह विधि किसमें काम में आती है, ध्यान रखना, कुचालकों, कुचालकों को आवेशित करने के लिए। ध्यान रखना, आप बोलोगे सर कुचालक में हाँ बिल्कुल, कुचालक में आवेशित होता है, पर वो उसमें गति नहीं करता, उसमें उसी जगह रहता है। कुचालकों को आवेशित करने के लिए, कुचालकों को आवेशित करने के लिए यह विधि उपयोग में लाई जाती है। कुचालकों को आवेशित करने के लिए यह विधि उपयोग में लाई जाती है। क्या होता है इसमें कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है
दो कुचालक वस्तु आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते, ठीक है, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती। अब ध्यान रखना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कैसी होगी? धनावेशित। इसमें क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली वस्तु वो कैसी होगी? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु वो कैसी होगी? ऋणावेशित। हमेशा ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना। क्या हुआ समझो, इसको मैं अपने हाथ से बताता हूं। मतलब जब मैंने दो वस्तुओं को आपस में क्या करा, ऐसे रगड़ा, तो क्या होगा? जैसे इस तरह से किया तो यहां पर ऊष्मा ऊर्जा बन रही है। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी में चला गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, क्या होगा? धनावेशित। इसने ग्रहण किया, क्या होगा? ऋणावेशित। तो ये एक मेथड है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, बादल जो होते हैं ना, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं इसका ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं। एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि बादल जब आपस में, बादलों में क्या होता है? घर्षण होता है। बादलों में क्या होता है? जब घर्षण होता है, ध्यान रखना, जैसे हम बात करें, बादल आपस में घर्षण के कारण क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। और जब ये आवेशित बादल बहुत ज्यादा होते हैं, अपने पास में आते हैं, तो आपको बिजली के रूप में, चमकने के रूप में दिखाई देते हैं। तो जो बिजली का चमकना होता है, समझो जैसे ये एक बहुत बड़ा बादल है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मान लो ये -100 आवेश है, और ये एक है, इसके पास +100 आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे। अब ये ऑलरेडी आवेशित हो गए, बहुत बड़े बादल है, आपस में घर्षण हुआ, आवेशित हुए। जब ये पास में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से धनावेश में जाते हुए आपको चिंगारी के रूप में दिखाई देंगे। इसी को कहते हैं बिजली का चमकना। तो बिजली का चमकना किसका उदाहरण है? निरावेशन का, आवेशन का नहीं। क्या होगा? निरावेशन। क्योंकि आवेशन तो क्यों हुआ? जब वो आपस में रगड़े। अब क्या होगा? जब ये आवेशित बादल, जब इसको ग्रीन मार्कर्स क्या आपको दिख जाएगा, आई थिंक, जब आवेशित बादल पास में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित बादल से धनावेशित बादल की ओर गति करते हैं, जिससे आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब
बिजली का चमकना किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखना निरावेशन का, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना बिजली का चमकना इसका मतलब वापस बादल क्या हो गए? बादलों का निरावेशित होना। आवेशित नहीं, क्या होना? निरावेशित। आवेशित तो क्यों होंगे? घर्षण के कारण होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिमाग में ध्यान रखना। बहुत बार लोग गलत कर लेते हैं, ठीक है? आप इसको एक बार नोट कर लें, छाप लें इसको अच्छे से। ठीक है बच्चों, काफी बड़ा हो गया टॉपिक करते करते, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में और नई बात करेंगे, तो आप इसको ध्यान रखना। इन एग्जांपल्स को अच्छे से देखना। बहुत शॉर्ट में मैं एकदम इजी वे में लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लाइक आपको समझ में आ सके। देखो यहाँ खाली ऐसा नहीं पूछते, आप खाली सवाल दे देंगे बादलों का मतलब बिजली का चमकना क्या है, तो क्या बादलों का निरावेशित होना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। घर्षण विधि किसके लिए काम में लाई जाती है? कुचालक। कुचालक और चालक में क्या डिफरेंस होता है वो भी अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना? और अगली विधियों की बात भी अगले लेक्चर में करेंगे। आप वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें? सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यही प्यार, ये जो आप लाइक करोगे शेयर करोगे, इसी से हम लोग क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। ध्यान रखना। तो जितना आप हमको मोटिवेट करोगे उतना अच्छे से हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना और अपने घर वालों का। थैंक यू सो मच।